राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विधिवत जमाव, अनलॉफुल असेंबली तथा धारा 149 व धारा 34 में क्या महत्वपूर्ण अंतर होता है के संबंध में पढ़ा था। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 35 से 38 के विषय में पढ़ेंगे। धारा 35 से 38 के अंतर्गत भी संयुक्त दायित्व के बारे में ही प्रावधान किए गए हैं। धारा 35 के अनुसार जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो। जबकि कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वो कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसके द्वारा ही किया गया हो। तो धारा 35 के अंतर्गत अपराधियों को तभी दंडित किया जा सकता है जब उनका कोई निश्चित आपराधिक ज्ञान या आशय हो। यदि उनका कोई निश्चित आपराधिक ज्ञान या आशय हो और ऐसे कार्य को एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो उनमें से हर व्यक्ति जो उस कार्य में ऐसे ज्ञान या आशय से सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है जैसा कि वह तब होता जब उसने उस कार्य को अकेले ही किया होता। तो धारा 34 में जो संयुक्त दायित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका हमने पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। तो धारा 34 के अनुसार कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में करते हैं तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व होगा जैसा उसने यदि वह कार्य स्वयं अकेले ने किया होता। तो धारा 34 के अंतर्गत अपराधियों के बीच में सामान्य आशय होता है। धारा 34 के अंतर्गत तो अपराधियों के बीच में सामान्य आशय होता है, जबकि धारा 35 के अंतर्गत अपराधियों के बीच में सामान्य आशय नहीं होता। धारा 35 के अंतर्गत अपराधी को तभी दंडित किया जा सकता है जब उनका कोई निश्चित आपराधिक ज्ञान या आशय हो, परंतु अपराधियों का सामान्य आशय होना आवश्यक नहीं है। जबकि धारा 34 के अंतर्गत अपराधियों का सामान्य आशय होना आवश्यक है, तभी सबको अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। जबकि धारा 35 के अंतर्गत अपराधियों को तभी दंडित किया जा सकता है जबकि उनका कोई निश्चित आपराधिक ज्ञान या आशय से अगर कोई अपराध करते हैं तो सब व्यक्तियों को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। जहाँ की किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित किया जाना अपराध है। तो जहाँ किसी परिणाम का कारित किया जाना या उसका प्रयत्न अपराध है, जबकि उसे किसी कार्य द्वारा या उसके लोभ द्वारा कारित किया जाए तो उसी परिणाम को अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित किए जाने पर दायित्व उसी अपराध का होगा। तो धारा 36 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अंशतः कार्य करके और अंशतः उसका लोभ करके कोई अपराध करता है तो उसके लिए धारा 36 के अनुसार उसका दायित्व होगा उस अपराध के लिए। इसको एक दृष्टांत से हम समझ सकते हैं। क अंशतः ये को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके, अंशतः ये को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके और अंशतः ये को पीट कर साथ से ये की मृत्यु कार्य करता है, क ने हत्या की। तो क ने अंशतः तो कार्य किया और अंशतः लोभ किया और उस द्वारा उसने क्या किया, हत्या का अपराध कारित किया। तो धारा 36 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अंशतः कोई कार्य करके और अंशतः उस कार्य का लोभ करके कोई परिणाम कारित करता है या उसका प्रयत्न करके कोई अपराध करता है तो वह उसके तहत दायित्वाधीन होगा। धारा 37 किसी अपराध को घटित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। तो धारा 37 के अनुसार यदि कोई अपराध
कई कार्यों को करके घटित होता है। तो कई कार्यों में से यदि कोई व्यक्ति एक कार्य करके उस अपराध में सहयोग करता है तो वह भी अपराध के तहत दायित्वधीन होगा। तो धारा 37 के अनुसार जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साहस से सहयोग करता है वह उस अपराध को करता है। तो इस धारा के अनुसार किसी अपराध को केवल एक कार्य के द्वारा नहीं बल्कि एक से अधिक कार्य के द्वारा कारित किया जाता है। तो यह धारा ऐसे मामलों से संबंधित है जिसमें किसी अपराध को केवल एक कार्य के द्वारा ही नहीं बल्कि एक से अधिक कार्य द्वारा कारित किया जाता है। ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर यदि उस कार्यों में से कोई एक कार्य करके साहस से सहित उस अपराध में सहयोग देता है तो वह उस अपराध के लिए दंड का भागी है। इसको हम एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। क और ख पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर ये को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने के लिए सहमत होते हैं। तो क और ख पृथक रूप से विभिन्न समयों पर ये को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने के लिए सहमत होते हैं। क और ख ये की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार ये को विष देते हैं, दोनों उसको विष देते हैं। ये इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ क और ख हत्या करने में साहस से सहयोग करते हैं क्योंकि उनमें से हर ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है। वे दोनों इस अपराध के दोषी होंगे यद्यपि उनके कार्य पृथक है। तो धारा 37 में जो सिद्धांत दिया गया है उसके अनुसार किसी अपराध को केवल एक कार्य के द्वारा ही नहीं बल्कि एक से अधिक कार्य द्वारा कारित किया जा सकता है। और ऐसे मामले में कोई व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर यदि उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके आज से सहित उस अपराध में सहयोग कर देता है तो वह उस अपराध के लिए दंड का भागी होगा। अपराध की किसी अवस्था में साहस से सहयोग द्वारा यदि कोई व्यक्ति अनंत किसी परिणाम को प्राप्त करता है तो उस अपराध के लिए उसका दायित्व इस उपबंध द्वारा निश्चित किया गया है। मुख्य बात यह है कि संयोग साहस से होना चाहिए। सबसे मुख्य बात यह है कि जो सहयोग किया जाता है वह साहस से होना चाहिए, तभी वह अपराध के लिए दायित्वधीन होगा। धारा 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। तो धारा 38 के अनुसार जहाँ की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संपृक्त हैं वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। तो धारा 38 में जो सिद्धांत दिया गया है उसके अनुसार जहाँ एक से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, यदि एक से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संपृक्त है वहाँ उस कार्य के आधार पर उनका दायित्व अलग अलग हो सकता है। तो धारा 38 में जो सिद्धांत दिया गया है उसके अनुसार यदि कई व्यक्ति सम्मिलित होकर कोई अपराध करते हैं तो उनका दायित्व भिन्न भिन्न हो सकता है। तो धारा 38 में जो सिद्धांत दिया गया है उसके अनुसार यदि कई व्यक्ति कोई अपराध करते हैं और तो उन सब व्यक्तियों में उनका दायित्व भी अलग अलग हो सकता है। संहिता की धारा 34 के अंतर्गत कई व्यक्ति जब अपने सबके सामान्य आशयों को अग्रसर करने में किसी अपराध को कारित करते हैं तो उनका दायित्व समान होता है। तो धारा 34 के अंतर्गत अगर अपराधी सामान्य आशयों को अग्रसर करने में कोई अपराध करते हैं तो उनका दायित्व समान होता है, जबकि धारा 38 के अंतर्गत किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संपृक्त व्यक्तियों का दायित्व कार्य के आधार पर विभिन्न अपराध का होगा। तो धारा 34 के अंतर्गत तो अगर सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति कोई आपराधिक करते हैं तो उनका सबका अपराध का तो वह सभी व्यक्ति उस अपराध के लिए समान रूप से दायित्व होंगे, जबकि धारा 38 के अंतर्गत आपराधिक कार्य में लगे हुए या संपृक्त व्यक्तियों का दायित्व
कार्य का आधार पर अलग अलग होगा। इसको हम एक दृष्टांत से समझते हैं। क गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन ये पर आक्रमण करता है कि ये का उसके साथ वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। ख जो ये से वैमनस्य रखता है उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए ये का वध करने में क की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि क और ख दोनों ये की मृत्यु कार्य करने में लगे हुए हैं, ख हत्या का दोषी है और क केवल आपराधिक मानव वध का ही दोषी है। तो धारा 38 में जो सिद्धांत दिया गया है उसके अनुसार यदि कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्ति संयुक्त होकर करते हैं तो वह भिन्न भिन्न अपराध के लिए दायित्व के अधीन हो सकते हैं। जबकि धारा 34 के अंतर्गत अगर सामान्य आशयों को अग्रसर करने में कई व्यक्ति कोई अपराध करते हैं तो उनका दायित्व समान होगा। थैंक यू।